8 फरवरी की शाम हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना को जो कोई भी याद करता है उसका मन दहल उठता है। खासतौर पर पुलिसकर्मी जो उस शाम मौत के मंजर को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। चारों तरफ से दहशत और मौत को सामने देख रहे पुलिसकर्मी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए थे। आज हम आपको बताएंगे कि 8 फरवरी से लेकर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, साथ ही मलिक और मलिक के बगीचे से जुड़े क्या कुछ एक्सक्लूसिव तथ्य सामने आए हैं, उस पर आपको हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं अब्दुल मलिक के बारे में। अब्दुल मलिक वो शख्स है जो 8 फरवरी को प्रशासन की टीम को अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं करने को कह रहा था और लीज के कागजों को दिखा रहा था। मलिक पर एक अवैध संरचना का निर्माण कराने का आरोप है, जिसे हटाने के दौरान शहर में हिंसा भड़क गई थी। मलिक राजनीति में भी हाथ आजमा चुका है। मलिक ने साल 2004 में लोकसभा चुनाव में बसपा से टिकट लेकर हरियाणा के फरीदाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और उसे 71,459 वोट मिले, मगर चुनाव हार गया। मलिक की वापसी फिर हल्द्वानी में हुई। अब्दुल मलिक बनभूलपुरा के मुस्लिम समुदाय में बड़ा नाम है। यहाँ के लोग इसे मलिक भाई कहते हैं। मलिक का बनभूलपुरा में बड़ा रौब रखता है। ये लोग इज्जत भी उसकी करते हैं तो दूसरी तरफ उससे डरते भी हैं। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो अब्दुल मलिक है, तो उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। मतलब एरिया में, उस इलाके में किस तरह का, कहते हैं ना, एक प्रभाव उनका था, मतलब किस तरीके से चीज़ें थी? देखिए मैडम, मलिक भाई की इज़्ज़त बहुत है, बहुत लोग उन्हें इज़्ज़त देते हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ ऐसा, मैंने बताया ना, कम आम लोग बहुत कम मिलते हैं उन लोगों से। क्योंकि हाई लेवल पे उन लोगों का काम है और छोटे मोटे लोग बहुत कम ही से मिल पाते हैं हम लोग। मैं खुद नहीं मिला हूं उनसे कभी, मेरी कभी हो ही नहीं ऐसा वारदात कि मैं उनसे मुलाकात करूं कभी। आपको हम बताते हैं कि कैसे मलिक बन गया मलिक भाई और क्या है मलिक के बगीचे के पीछे का सच। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। ये साल 2012 की तस्वीर है, जिसमें आप ये ग्रीन एरिया जो देख रहे हैं वो है मलिक का बगीचा। यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ बगीचा ही दिखाई दे रहा है। और एक साइड आप एक शेप यहाँ पर देख रहे हैं और ये वही कंस्ट्रक्शन है जिसे अतिक्रमण की कार्रवाई के तहत ध्वस्त किया गया, जिसे वो मदरसा बताता है। साथ ही इस मदरसे से थोड़ा दूर आप ये तस्वीर देखिए स्क्वायर शेप में, और ये भी ध्वस्त किया गया जिसे नमाज स्थल कहा जा रहा था। अब आपको हम एक दूसरी इमेज यहां पर दिखाते हैं, जो है साल 2018 की, यानी कि ठीक 6 साल के बाद की इमेज है इसी जगह की। 2018 में बगीचा गायब है। अब अगली तस्वीर देखिए 2019 की, यानी कि ठीक 1 साल बाद की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 में मदरसे के पीछे के साइड और नमाज स्थल कहे जा रहे निर्माण के पास निर्माण शुरू हो गया। अब इसी जगह की 2023 की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी निर्माण हो चुका है। और अब देखिए 2024 की तस्वीर, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और मलिक का बगीचा धीरे धीरे एक अलग ही रूप ले चुका है। इस बारे में हमने नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मलिक ने कैसे कागजों में हेरफेर करके यहाँ के लोगों को जमीन बेची है। तो अब्दुल मलिक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से अवैध तरह से कब्जा करता था, किस तरह से पूरा खेल होता था? देखिए, वार्ड नंबर 31 है हमारा नगर निगम क्षेत्र का, जिसमें अभिलेखों में जो संदर्भ आते हैं उसमें कंपनी बाग नाम का एक क्षेत्र आता है। उसी में से एक पोर्शन मलिक के बगीचे नाम के नाम से भी जाना जाता है, लोग वहाँ बोलचाल भाषा में कहते हैं। उसी भूमि का जो पार्ट है 1936 में एक मोहम्मद यासीन के नाम एक लीज होती है 10 साल के लिए कृषि के लिए। उसके बाद वो 30 साल के लिए बढ़ाई जाती है, फिर बीच में वो किसी को बेच दी जाती है। उस बेचने के बाद जो 1976 में लीज नवीनीकरण होना चाहिए था, वो अभिलेखों में नहीं मिलता है और अभिलेखों में दर्ज भी नहीं है, खतौनी में दर्ज नहीं है। उसके बाद बेदखली की कार्रवाइयाँ भी चलती हैं, लेकिन इस बीच उसमें कई ऐसी रिपोर्ट्स हमारे अभिलेखों में हैं जिसमें प्लाटिंग करने की, अवैध निर्माण करने की और FIR दर्ज कराने की, संस्तुति करने की, ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं। 2007 के आसपास उसमें एक इंटरवीन होता है, एक साफिया मलिक के नाम से एक इंटरवीन होता है उसमें, और एक माननीय उच्च न्यायालय में 2007 में एक रिट के क्रम में एक आर्डर भी होता है जिसमें उनके प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने की बात की जाती है। ये विषय भी हमारा जो फरवरी के महीने में जो कार्रवाई चलती है उसमें सामने आता है। लेकिन इस बीच लगातार उसमें प्लाटिंग होना, ज़मीन का बिकना, निर्माण होना, ये लगातार चलता रहा है और इस कागजों को पेश कर करके उसको घुमाया जाता रहा है। इसी ज़मीन में जो प्रसंगत संरचनाएं थी, उसके बगल में एक संरचना और बनती है 2020 में, कोविड के समय का लाभ लेते हुए वहाँ बनाई जाती हैं। जैसे कोविड रिलैक्सेशन आता है, अधिकारी जाते हैं, देखते हैं तो अवैध निर्माण पाते हैं, 2020 में तो ध्वस्त करते हैं। उसमें भी काफ़ी विरोध होता है। अब्दुल्ला मलिक उसमें इंटरव्यू करते हैं, विरोध भी करते हैं। ऐसा भी लिखो, वो प्रॉपर्टी जिस पर पूरा कब्जा नगर निगम ने वापस लिया है
उस पर क्लेम अब्दुल मलिक कर रहे थे, जो कि मौके पर आकर उन्होंने विरोध किया था। ये दोनों संरचनाएं उन्होंने ही बनाई थी और मेरा स्पष्ट मानना है कि ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए वो इसको धार्मिक रूप देने का प्रयास करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अवैध संरचनाएं थी और अवैध संरचना को तोड़ने का वैध नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। अगर उनको कुछ कहना था तो कहना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जो वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं उस क्षेत्र में, खासकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना, निर्माण करना, उन सबको संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि अधिकारी कर्मचारी डरें, उस क्षेत्र में न जाएं, वहाँ कोई कार्रवाई न करें। इसके पीछे एक बात मैं और बताना चाहूँगा। ये एक आप स्टाम्प देखेंगे, ये स्टाम्प अब्दुल मलिक बगीचे नाम को अंकित करते हुए लिखाया गया है। ये 50 रुपये का स्टाम्प है और 14,30,000 रुपये ट्रांजेक्शन करके ज़मीन खरीदी गई है। ज़मीनें अगर नाम में हैं तो रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं की जाती हैं, दाखिल खारिज क्यों नहीं होता है, स्टाम्प ड्यूटी क्यों नहीं जाती है, ये पूरा क्षेत्र प्राधिकरण क्षेत्र में आता है, नक्शे क्यों नहीं पास कराए जाते हैं, और वहाँ पर अभी नगर निगम का टैक्स भी, जब चूँकि दाखिल खारिज नहीं है, भूस्वामी तो आपका नहीं है, वैध निर्माण नहीं है, तो आपका टैक्स भी नहीं लगता है, नगर निगम को टैक्स भी नहीं मिलता है। तो आखिर यहाँ पर कौन सा पैटर्न चलाया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन को 50 रुपये के स्टाम्प पर बिना स्टाम्प ड्यूटी दिए, बिना सब रजिस्ट्रार कार्यालय गए, बिना तहसीलदार में दाखिल खारिज कराए, बिना नगर निगम में टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराए, बिना नक्शा पास कराए मकान बनाए जा रहे हैं। ये कौन सा पैटर्न है? मैं तो कहता हूँ कि जो कंपनी बाग के नाम से क्षेत्र जाना जाता है, आप वहाँ पैटर्न देखेंगे तो 2014 के बाद 14 में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर वहाँ पेड़ लगे हुए हैं। इसके आप कुछ फोटोग्राफ्स हैं 2014 के जब फोटोग्राफ आप देखेंगे तो आप बड़े पैमाने पर आप वहाँ जंगल नुमा स्वरूप पाएंगे इसका। 17 और 18 में आपको देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन चीज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, प्लाटिंग शुरू हो जाती है। और 21 और 22 में आप आगे देखेंगे तो जो ज़मीनें आज हमारे पास खाली हैं लगभग वो है, उसमें 10-15 प्लाट ही और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये चीज़ें गूगल में उपलब्ध हैं, इसको देखा जा सकता है। मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि कहा जाता है कि लीज बना वो जो अवैध स्ट्रक्चर है वो किस साल? ये देखिए, अब जो गूगल मैपिंग है उसमें आपको दिख जाएगा 14 के बाद की दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है 17-18 के बाद। लेकिन इस पर मैं स्पष्ट न करने के बजाय मैं तो कहता हूँ कि जिसको चेक करना है गूगल चेक कर लें। दूसरी बात, जब जिस व्यक्ति ने उस संरचनाओं को बनाया था उस व्यक्ति को नोटिस दिया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आकर के अपनी बात को कहते हैं, उसको काउंटर करते, उसका विरोध करते, अभिलेख दिखाते, उसको बचाने का खुद भी प्रयास करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, सरकारी ज़मीन पर चीज़ें बनी हुई हैं, तो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई चीज़ों को ध्वस्त करना, समाप्त करना, हटाना और उसे वापस संरक्षित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको हमने किया है। अब यह है कि कुछ निहित स्वार्थों में आकर के उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जाए, जो कि एकदम गलत है। ये हमारा वर्जन है। और मैं एक पैटर्न पे और बात करना चाहूँगा कि उस पूरे क्षेत्र में सरकारी ज़मीनों को इसी प्रकार से बेचा जा रहा है। ये गंभीर जांच का विषय है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका हितेश पांडे बनाम राज्य दाखिल है, जिसमें भी हमारा एक इंस्ट्रक्शंस हमारी ओर से जा चुके हैं। हमने उनको बताया है कि ये पैटर्न वहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसमें जांच करने के लिए नगर निगम ने कमेटी बनाई जिसमें राजस्व विभाग के लोग भी शामिल हैं, और ये जांच चल रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कितने बड़े क्षेत्रों में कहाँ कहाँ स्टाम्पों पर खरीद बिक्री की जा रही है, और स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के काम के साथ साथ सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ये एक बड़ी जांच का विषय जो कि चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने का एक प्रयास मुझे दिखाई पड़ता है कि मसल पावर का उपयोग करते हुए उन्माद फैला करके अधिकारियों कर्मचारियों को डरा करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो नगर आयुक्त ने यहाँ पर बताया कि कैसे बिना रजिस्ट्री के, बिना दाखिल खारिज के यहाँ पर जमीनें बेची गई, कागजों में हेरफेर की गई। नगर आयुक्त से हमने और भी जानकारी ली कि 8 फरवरी की शाम से पहले यानी कि 30 जनवरी से 7 फरवरी के बीच क्या-क्या हुआ था। इस बीच जनवरी महीने के लास्ट में फिर सूचनाएं मिलती हैं कि वहाँ 2-3 नए प्लाट बन चुके हैं और एक नया मकान की छत पड़ गई है। उसको देखते हुए हमारे 28 तारीख को हमारी टीम गई, SNA मौके पर गए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ काम किया था। जो पुरानी स्ट्रक्चर तोड़े गए थे उनको हटाने का प्रयास किया, और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि वहाँ पर तत्काल कब्जे में लेने की आवश्यकता है, अन्यथा सारी ज़मीन जो बची है लगभग 1 एकड़ उसमें भी प्लाटिंग हो जाएगी और अवैध कब्जा निर्माण हो जाएगा। 29 तारीख को मैं स्वयं मौके पर गया था, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग की टीम, सारे लोग थे वहाँ पर। हमने जो भी अवैध कब्जा था, जो अवैध प्लाटिंग से उसको तोड़ा गया, जो तारवाल करके घेरवाल की गई थी उसको तोड़ा गया, अवैध पार्किंग हटाई गई, जो बिल्डिंग मटेरियल रख करके कब्जा किया वो सब हटाया गया, और वहीं तारवाल की कार्रवाई प्रारंभ करी गई। मौके पर अब्दुल्ला मलिक नाम के व्यक्ति आते हैं, विरोध भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं और उनको मौके से हटाते हैं और कब्जा लेने की कार्रवाई करते हैं। देर रात तक वो कार्रवाई चलती है और तारवाल किया जाता है। जो अवशेष काम था उसको 30 तारीख को किया जाता है। 30 तारीख को ये 2 प्रसंग संरचनाएं थी, वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि अब्दुल्ला मलिक ने इसको बनाया है। कथित रूप से उन्होंने उसको धार्मिक स्ट्रक्चर कहने की बात करी। तो जो भी था, हमने 30 तारीख को नगर निगम के नोटिस में यह तथ्य अंकित किया गया और अब्दुल्ला मलिक से अपेक्षा की गई कि आप इस संरचनाओं के विषय में अपनी बात कहें और इसको हटाएं। उनको समय था,
उनको अपनी बात कह सकते थे, उसे हटा सकते थे, उसका विरोध कर सकते थे, अभिलेख दिखा सकते थे, लेकिन उस संरचनाओं के विषय में कोई तथ्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद हमने पुलिस का सहयोग मांगा। 4 तारीख को नियत थी, लेकिन 3 तारीख को हमारा संवाद हुआ। पूरे समुदाय के लोग जो आए थे मिलने, मजिस्ट्रेट थे उसमें, SDM थे, मैं भी था उसमें। उनको स्पष्ट किया गया जो हमारे राज्य सरकार के आदेश हैं, माननीय न्यायालयों के जो आदेश हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो निगम अधिनियम के अंतर्गत, नजूल पॉलिसी के अंतर्गत जो दायित्व और अधिकार सौंपे गए, उन सबका हवाला देते हुए उनको स्पष्ट किया गया कि नोटिस वापस नहीं हो सकता है। फिर उसमें और गतिविधियाँ चलती हैं आगे। उसमें स्ट्रक्चर्स में महिलाओं और बच्चों को बैठा दिया जाता है, फिर उनको निकाल करके उसको सील किया जाता है। इसी बीच जो 2007 का माननीय उच्च न्यायालय का आर्डर था वो संज्ञान में आता है, तो उसके निस्तारण की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में होती है और 6 तारीख को प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। माननीय न्यायालय में एक रिट भी दायर होती है। 7 तारीख को सुनवाई होती है, 8 तारीख को सुनवाई होती है। हमारे जो अधिवक्ता हैं, शासकीय अधिवक्ता हैं, वो लिखित रूप में हमें अवगत कराते हैं कि इसमें कोई इंट्रीम ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर पुलिस और प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाता है उसमें, और 8 तारीख की कार्रवाई संपादित की जाती है। प्रारंभ से ही एक बात सवाल ये उठता है कि कार्रवाई दोपहर बाद क्यों की गई। तो नगर निगम की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि नगर निगम ज़्यादातर कार्रवाइयाँ दोपहर बाद होती हैं, क्योंकि 2 बजे तक हमारे लोग सफाई की व्यवस्था में काम करते हैं। हमारी JCB मशीन सारी उसमें लगी रहती हैं। और आप एक जानकर आश्चर्य होगा, 29 तारीख की जो कार्रवाई हुई है वो भी लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद अच्छन खां के नाम के बगीचे में जो कार्रवाई हुई वो भी 4-5 बजे के आसपास हुई है। जैम फैक्ट्री जो भार्गव लोग उसमें क्लेम करते हैं, उसमें भी कार्रवाई 3-4 बजे के आसपास हुई है। हमारी ज़्यादातर कार्रवाइयाँ आफ्टर। तो पंकज उपाध्याय ने बताया कि 8 फरवरी से पहले क्या कुछ हुआ था। तो अब्दुल मलिक कई सालों तक कागजों में हेरफेर करके लोगों को अवैध तरीके से जमीन बेचता रहा और यहां मलिक से बन गया वो मलिक भाई। बताया जाता है कि हल्द्वानी में मलिक का एक कॉलेज भी है जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, जिसके स्टाफ को महीनों से सैलरी तक नहीं मिली है। अब अब्दुल मलिक को दिल्ली से नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब तक इस पूरे मामले में 78 उपद्रवी अरेस्ट हो चुके हैं। और अब 8 फरवरी की शाम जब नगर निगम और प्रशासन की टीम अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए जाती है तो वहां पर आगजनी होती है और हर घर से पत्थरबाजी होनी शुरू हो जाती है, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे तैसे पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हैं और फिर बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और अब मामला काफी शांत है, हालात सामान्य हो रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है और घटना का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सलाखों के पीछे है। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।